अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोफेशनल ई टैब कोर्स। प्रोफेशनली ई टैब को फील्ड में कैसे यूज़ किया जाता है, एक सिविल इंजीनियर कैसे उसको अप्रोच करता है, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कैसे वो फील्ड में वर्क करता है, कैसे वो हैंडसम अमाउंट जो है वो उससे अर्न कर लेता है। तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं प्रोफेशनली एक्चुअली जो वर्क होता है उसका। तो उसका एक टोटल कोर्स हमने बनाया है, सोचा है। तो इंशाल्लाह हम उसकी वीडियोज़ अपलोड करेंगे वन बाय वन। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज उसका पहला लेक्चर है, तो हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस पहले लेक्चर में इस कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। एक सिविल इंजीनियर को ये कोर्स यानी कि ये ई टैब का कोर्स उसके यानी कि ई टैब उसको आना कितना ज़रूरी है एक सिविल इंजीनियर के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं ये ई टैब कोर्स है एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो स्ट्रक्चर आपको पता है, इंजीनियर सिविल इंजीनियर के जैसे ही नाम आता है तो कोई भी बंदा अगर सिविल इंजीनियर का नाम सुनता है तो फौरन उसके ज़हन में स्ट्रक्चर से रिलेटेड आता है कि ये स्ट्रक्चर, इस बंदे का काम है कि स्ट्रक्चर्स को खड़ा रखना, सही तौर पे उसको बिल्ड करना, उसको बनाना, उसके मैकेनिज्म को समझना। तो वही हमारा मेन एम होता है ज़्यादातर। तो इस फील्ड में बहुत आप कह सकते हैं, अगर आप पैसे के लिए देखें तो सिविल इंजीनियर का मेन मकसद भी सिविल इंजीनियर का ज़्यादातर यही होता है। तो बाकी हम इस पे इम्पोर्टेंस पे बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को एक सिविल इंजीनियर को आना कितना लाजमी है उसके लिए। तो हमने अपने 4 साल कोर्स में जो सिविल इंजीनियर का हुआ उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े जो कि इररेलेवेंट भी थे, कुछ उसमें से रेलिवेंट थे और कुछ इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स भी थे। तो आप जो फोकस मेन हमारा है वो ई टैब में वो किन चीज़ों पे होना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। जैसे कि आपने पहले सब्जेक्ट्स पढ़े मटेरियल्स, ड्राइंग, आरसीसी, स्टील, सर्वे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, कुछ नॉन इम्पोर्टेंट थे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, उर्दू सब्जेक्ट्स हो, तो इस तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट। तो विद रिस्पेक्ट टू फील्ड, अगर आप फील्ड में वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होगा। आरसीसी, स्टील डिज़ाइन और एस्टिमेशन एंड सर्वेइंग। इन 3-4 सब्जेक्ट जो है ये आरसीसी, स्टील डिज़ाइन, एस्टिमेशन एंड सर्वेइंग, इस पे आपको वर्क करना होगा, इस पे ग्रिप हासिल करनी होगी। और इस पे ग्रिप हासिल करने के लिए आपको ये टोटल कोर्स जो हम करवाने जा रहे हैं ये इंशाल्लाह हम रिविट में भी करवाएंगे, इसकी एस्टिमेशन भी हो जाएगी और आपको स्टील डिज़ाइन और आरसीसी डिज़ाइन प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके पे कि फील्ड में कैसे उसको हम डिज़ाइन करते हैं वो सारा समझाया जाएगा। तो ये तो इसके आगे की इम्पोर्टेंस क्या है इस कोर्स की। अब बात रही कि हम किस तरह इसमें लेक्चर्स अपलोड करेंगे। इसमें हम वन बाय वन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल वी विल मूव वन बाय वन थोरली। इसमें ये होगा कि हम पहले हम फोकस करेंगे कि थ्योरी के जो फील्ड में थ्योरी यूज़ होनी है उस थ्योरी पे फोकस किया जाए। वो थ्योरी भी आपको साथ साथ हम पढ़ाते जाएंगे, जो जो फील्ड में यानी कि जो जो आपको इस कोर्स के लिए प्रोफेशनली याद रखने की ज़रूरत है वो थ्योरी भी हम आपको समझाएंगे। बाकी मॉडर्न सॉफ्टवेयर जो है उनका तरीका, उनका यूजेज बताएंगे फील्ड में कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम आखिरी एंड में जो है वो जो हम आपको सिखाएंगे उसको प्रैक्टिकली फील्ड में एक रियल फील्ड एग्जांपल यानी एक रियल फील्ड प्रोजेक्ट के थ्रू हम आपको उसको उस प्रॉब्लम को सोल्व करके हम डिज़ाइन करके एक स्ट्रक्चर को आपको देंगे, एक हैवी स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह। तो ये हमारा मेन एम है इस कोर्स के। और अपने कॉलेज लाइफ में आपने यही अगर आपने डिज़ाइन समझा जाए तो डिज़ाइन इस सॉफ्टवेयर की एक इम्पोर्टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आपने थ्योरी तो सारी समझ ली कि डिज़ाइन इस तरह होता है, सारा उसका प्रोसीजर आपने रट्टे लगा लिए, जो भी आपको तरीका आता है, ठीक है। लेकिन वो आपको आता है बाय डूइंग हैंड कैलकुलेशंस, कि आप हाथ से कैलकुलेशन करके तो उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं आता तो समझ लें कि आप फील्ड के काबिल नहीं है। क्योंकि फील्ड में इतने फास्ट माइंड और इतने फास्ट वर्क की ज़रूरत होती है जो कि एक सॉफ्टवेयर ही करके दे सकता है, बंदा उसमें हैंड कैलकुलेशन के जरिए नहीं कर सकता। ये हैंड कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ हमारी दिमाग को प्रिपेयर करने के लिए होता है कि प्रोसीजर सॉफ्टवेयर किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके उस आरसीसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझाने के लिए ये कैलकुलेशन होती हैं। वरना अगर फील्ड में भी इसी हैंड कैलकुलेशन पे हम फोकस रखें और सॉफ्टवेयर को छोड़ दें तो ये तो हमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे ये सिर्फ एक बीम को डिज़ाइन करते हुए। तो इतने में हैवी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये तो सालों लग जाएंगे। तो ये हैंड कैलकुलेशंस तो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो सॉफ्टवेयर आना लाजमी है स्ट्रक्चर इंजीनियर को खास तौर पे तो फील्ड के अंदर। तो ये तो बात लाजमी होगी कि हमें वी हैव टू लर्न दीज मॉडर्न सॉफ्टवेयर विच इज़ मोर एक्यूरेट देन हैंड कैलकुलेशन एक्चुअली। अब हम समझते हैं कि
आप समझते हैं कि एनालाइज और डिज़ाइन, ये एक इसको स्टार्ट कर लेते हैं ना। हमारा कोर्स जो है इसके एनालाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग होता है, ठीक है। तो ये एनालाइजिंग और डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो एनालाइजिंग और डिज़ाइनिंग का मकसद मतलब क्या है, पहले तो ये मकसद इसको समझते हैं ना कि क्या डेफिनेशन क्या है इसकी। एनालाइज एक्चुअली है कि फाइंडिंग आउट द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स एंड रिएक्शंस। इसका सिंपल सा बेसिक सा मीनिंग ये है कि हम एनालाइज में करते क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पर लोड अप्लाई करके उसके एंड मूवमेंट्स एंड रिएक्शंस, उसके शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट्स और मुख्तलिफ कैलकुलेशन जो है उसकी चेक करते हैं कि वो आया कि फेल हुआ या नहीं हुआ हमारे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, काफ़ी स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं हमारे पास जो कि हम देख चुके हैं। बाय हैंड कैलकुलेशन हमने देखे हैं, तो उसके स्पेसिफिकेशन मौजूद है। उसके मुताबिक ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अगर आप वो सिलेक्ट करते हैं वो स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन प्रोवाइड कर देगा। तो एनालाइज आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा, यानी कि आपने बेंडिंग और शेयर फोर्स कुछ रिजल्ट्स हैं वो फाइंड करने। एनालाइज का तो ये मतलब हो गया। लेकिन डिज़ाइन एंड हमारा मेन मकसद तो डिज़ाइन होता है, तो एनालाइज होना लाजमी है। पहले स्ट्रक्चर एनालाइज होता है, फिर उसमें डिज़ाइन होता है। तो अब डिज़ाइन एनालाइज होने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और एंड रिएक्शंस बीम और कॉलम के आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम डिज़ाइन पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में ये प्रोसीजर अडोप्ट होता है, ठीक है। तो वन बाय वन चलते हैं इसमें। एंड डिज़ाइनिंग पार्ट में ऐसा होता है कि गो फॉर डिज़ाइनिंग पार्ट, देन उसमें डिज़ाइनिंग पार्ट यूजिंग बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स रिजल्ट्स वैल्यूज टू फाइंड द रीइंफोर्समेंट इन स्ट्रक्चरल मेंबर बीम एंड कॉलम। यानी कि बीम एंड कॉलम में वो बेंडिंग मोमेंट्स जो आपने एनालाइज के रिजल्ट्स थे उनकी वैल्यूज को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उनकी वैल्यूज का यूज करेगा। जैसे आप डिजाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट्स जो है वो उठा के पुट कर देगा उनके रीइंफोर्स यानी कि डिजाइन फार्मूलाज के अंदर। किसी भी मेंबर को अगर आप डिजाइन करने के लिए पुट करते हैं वैल्यूज, तो वो ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज का यूज करते हुए उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करके आपको वैल्यूज दे देगा रीइंफोर्समेंट की, जो कि एक्चुअली हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर इसका तरीक़ेकार। आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग. If not, please repeat this video to listen carefully, as this is very important. You can say this is soul of our course. So please be attentive at this. और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने काफ़ी सारे मेथड पढ़े होंगे एनालाइज के। आपको याद हो तो आपने अपने जो इंजीनियरिंग कोर्स में है 4 साल कोर्स में, उसमें आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में आपने जब एनालाइज और डिज़ाइन कर रहे होते थे किसी भी स्ट्रक्चर को, तो आप कई मेथड थे एनालाइज के, जो कि जिसको आप कहते हैं कि डबल इंटीग्रेशन मेथड था एक, और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी था, एरिया मूवमेंट मेथड, जैसे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये काफ़ी मेथड थे आपके पास एनालाइज करने के। तो आपको वन बाय वन आप हर एक मेथड को यूज़ करके आप एनालाइज करते थे। बट सॉफ्टवेयर के अंदर इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये सारे मेथड जो हैं वो पुट कर दिए गए हैं। इसमें से जो बेस्ट मेथड है उसका, यानी कि एडवांस मेथड जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट, वो वाला यूज़ करता है। वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसमें आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट यू कैन से रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा। ये नहीं है कि आप हैंड कैलकुलेशन करते थे तो आप इसमें आपको डाउट होता था कि आप इस मेथड से कर रहे हैं तो ये लेस एक्यूरेट है फला, तो इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है। बट आपको इसमें ये करना होगा कि आपको कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू डिफ्लेक्शंस की जैसे होगी एंड रिजल्ट्स हो गए, सिंपली स्पॉटेड बीम या कुछ स्टैंडर्ड्स केस जो है उनकी आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स याद रखने होंगे, ताकि आप वेरीफाई कर सकें, काउंटर चेक कर सकें कि कहीं आप की जो एंड रिजल्ट्स एनालाइज के बाद आ रहे हैं वो गलत तो नहीं आ रहे। बस आपको ये चेक करना होगा इसमें। बाकी कॉलेज में आपने काफ़ी जो चीज़ें पढ़ी वो फील्ड में आप जाके अप्लाई नहीं कर सकते, तो वही कहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, ज़्यादातर इस तरह ही होता है। तो बहरहाल आपने अपना जो है अपने माइंड बना लिया कि आपने तरीक़ेकार ये है आपको फील्ड में जाने का, वर्क करने का। बाकी उसमें जिस तरह आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया तो आप 2D स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते थे, तो लेकिन हर स्ट्रक्चर तो 3D इन नेचर होता है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको 3D में एनालाइज करता है, तो 3D वाला रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होगा 2D से, तो ये इसका एक बेनिफिट हो गया। बाकी सेल्फ वेट वाली बात होती है कि एनालाइज में आपको याद होगा कि आप एनालाइज जब कर रहे होते थे अपने हैंड कैलकुलेशंस में जब कॉलेज लाइफ में, तो आप क्या करते थे, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर इग्नोर कर देते थे, जो कि बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। आपको सेल्फ वेट एक्चुअली तो जब भी एनालाइज होता है, जब भी कोई स्ट्रक्चर ज़लज़ला आता है, फर्स्ट करें आप ज़लज़ले में उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, तो ज़लज़ले
और जल्दले में आप जब होगा रिएक्शन होगा तो सेट वेट तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। जल्दला जब आता है, आपको पता है बिल्डिंग का एक वेट होता है जो कि एक्ट कर रहा होता है। तो अगर वो वेट ही आप यानी कि वो एक लोड के तौर पे काम कर रहा था, वो लोड ही आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो उसके अगेंस्ट एक्चुअली जो फील्ड में हो रहा होगा वो एक्चुअली अगेंस्ट हो रहा होगा, तो आप प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं अपना, और वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली फेलियर की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो फील्ड में इसलिए हैंड कैलकुलेशन जो है वो थ्योरी ज़्यादातर नहीं एप्लीकेबल होती, तो सॉफ्टवेयर आपको आना लाजमी है। इसमें होता है, बाकी ये है कि इसमें आपको ये सीखना है। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा इस कोर्स से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ई टैब के बारे में जानेंगे कि ई टैब क्या है, किस तरह वर्क करता है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, सारा कुछ इंशाल्लाह।